हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट क्लास में हमने विभाज्यता के नियम पर जो कंसेप्ट बन सकते हैं और जो ट्रिक बन सकती है जिस नियम पर, वो सब हमने कंप्लीट कर दिए। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिसमें रिमाइंडर थ्योरम की बात होगी। अब आप कहोगे रिमाइंडर थ्योरम तो हमें पहले बता दी गई है, बट वो आपको पहले वाले रिमाइंडर थ्योरम में ओनली फॉर पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ाई गई थी। अब आपको यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ाई जाएगी और ज्यादा फोकस है वो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम पर किया जाएगा, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिया कि ऐसे किसी भी संख्या का क्या निकाला जा सकता है, शेषफल निकाला जा सकता है। अब ध्यान से सुनो, ये होती क्या है। आपने कभी सुना है क्या कि भाग देने पर माइनस में शेषफल बच जाए? यही होती है रिमाइंडर थ्योरम का मतलब शेषफल में, नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक शेषफल बचना। आपने कभी सुना है क्या कि भाग देने पर क्या हो जाए, शेषफल है वो माइनस में बच जाए? वही तो क्या होती है, वही तो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब बात सुनो, कैसे करोगे? जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि होता क्या है इसका कंसेप्ट। जैसे मैंने कहा, अगर आप 95 के अंदर 30 का भाग दोगे, अगर आप 95 के अंदर 13 का भाग दोगे तो क्या कंसेप्ट रहेगा? ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं 95 के अंदर एक बार 13 का भाग देंगे और फिर सेकेंड बार भी क्या करेंगे, 95 के अंदर एक बार और 13 का भाग देंगे। अब देखो, अगर हम 13 का भाग देते हैं तो 13 साती 91, 7 बार भाग गया और आपका शेषफल है वो 4 बच गया। ये आपका शेषफल बच गया। और ऐसा न करके आपने अगर 13 का पारा 7 बार न बोल के 8 बार बोल दिया, अगर 13 का पारा 7 बार न बोल के अगर 8 बार बोल दिया तो हम जानते हैं 13 कितना होता है, 104। 13 अब बताओ, अब शेषफल कितने बच गए? अब आपके शेषफल है वो 9 बच गए, माइनस के 9। अगर ये तो हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है ऐसा कि हम उस संख्या तक भाग देते हैं जिसे कि भाजक से मान बड़ा नहीं हो जाए, बट अगर हम भाजक से मान जस्ट बड़ा कर दे तो शेषफल कैसे बचने लग जाते हैं? शेषफल है वो आपके ऋणात्मक बचने लग जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि इस 4 को तो क्या बोलेंगे, इस 4 को हम बोलेंगे धनात्मक शेषफल, राइट। और इस 9 को क्या बोलेंगे, इस 9 को बोलेंगे ऋणात्मक शेषफल। आपको बात समझ आ गई होगी कि शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक कैसे बचते हैं। और एक गजब की बात तो यह है कि इन दोनों का योगफल हमेशा क्या रहेगा, भाजक के बराबर रहेगा। इन दोनों का शेषफल योग हमेशा क्या रहेगा, भाजक के बराबर रहेगा। अब इस माइनस का मतलब तो माइनस शेषफल दर्शा रहा है। आप अगर 4 + 9 करोगे तो 13 आएगा, जो आपका क्या है, वो आपका भाजक है, डिवाइडेड, राइट, भाजक। ये आपको बात समझ आ गई होगी कि शेषफल पॉजिटिव कैसे बचता है और नेगेटिव कैसे बचता है। आपको मैं बताऊंगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए आपको नेगेटिव शेषफल की क्या जरूरत पड़ी। अगर नेगेटिव नहीं होता तो आप क्या उस क्वेश्चन को कितना कठिन कर पाते, उसकी बात भी हम करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक शेषफल क्या होता है और ऋणात्मक शेषफल क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला कि आप क्या करो, एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि 236 के अंदर अगर 23 का भाग दिया जाता है तो आपके 2 शेषफल बचेंगे, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। अगर आप 236 के अंदर 23 का भाग दोगे तो आपका धनात्मक शेषफल है वो प्लस का 6 बचेगा।
अगर धनात्मक मिल गया तो ऋणात्मक निकालने की जरूरत नहीं है कि 6 में क्या जोड़ूं कि 23 हो जाए। आपका ऋणात्मक शेषफल है वो कितना बच जाएगा 17। ये धनात्मक शेषफल और ये ऋणात्मक शेषफल 17 और 6 कितने होते हैं 17 और 6 आपके 23 होते हैं। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि धनात्मक और किसी भी संख्या के दो शेषफल होते हैं परमानेंट, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला अगर आप और भी चेक कर सकते हैं हम एग्जांपल लेके, जैसे मैंने बोला कि आप क्या करो 53 के अंदर 8 का भाग दो तो आपके पास दो शेषफल बचेंगे, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। अब देखो अगर 53 के अंदर 8 का भाग दोगे तो आपका भाग कितनी बार जाएगा, आपका भाग है 6 बार जाएगा 48 और आपका पॉजिटिव शेषफल है वो कितना बच जाएगा 5 और आपका नेगेटिव शेषफल है वो कितना बच जाएगा 3, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों का योग इस भाजक के बराबर होना चाहिए। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि धनात्मक शेषफल क्या होते हैं और ऋणात्मक शेषफल क्या होते हैं। अब बात सुनो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी संख्या अगर खुद ही नेगेटिव दे रखी हो, कोई संख्या ही अगर खुद नेगेटिव दे रखी हो तो उसमें भाग कैसे देंगे। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने कहा अगर -72 के अंदर अगर 11 का भाग हो गया तो आपके पास है वो दो शेषफल बचेंगे। अगर आप 72 के अंदर क्या करोगे 11 का भाग दोगे तो आपके पास है वो दो शेषफल बचेंगे। अब ध्यान से सुनो ये कैसे बचेंगे, आप 11 का कितनी बार भाग जाएगा 6 बार, 11 का 66। उसके बाद आपके पास कितने बच गए शेषफल, आपके पास है शेषफल है वो 6 बच गए प्लस के, आपके पास शेषफल बच गए प्लस के 6। बट 6 बचने से कुछ नहीं हुआ कि समस्या ये हो गई कि प्लस के 6 तो यहाँ शेषफल बच गए, यहां तो अपने प्लस के 6 बच गए, बट इस माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो आपके ये शेषफल तो माइनस हो जाएंगे। अगर संख्या के आगे माइनस है, जो प्लस के शेषफल बचते हैं वो तो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के बचते हैं वो प्लस के हो जाते हैं, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह होता है। माइनस के चिन्ह का मतलब ये हो गया कि आपकी अगर प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो आपकी संख्या है वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, अगर माइनस का 6 बचा तो आप सोच लो कि प्लस का कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी संख्या के आगे माइनस हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसका शेषफल है जो प्लस का बच रहा है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का बच रहा है वो प्लस का हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने एक संख्या दे दी कि आप और क्या कर सकते हो शेषफल के साथ, और आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि आप क्या करो 171 के अंदर 45 का भाग दो तो बताओ कि शेषफल कितने बचेंगे। 171 के अंदर आप अगर 45 का भाग दोगे तो आपको बताना है कि आपके शेषफल कितने बचेंगे। अब ध्यान से सुनो कि अगर 171 के अंदर 45 का भाग देना है तो शेषफल कितने बचेंगे। इसकी एक बात ये भी है कि अगर दोनों संख्याएं किसी कॉमन संख्या से डिवाइड हो रही है तो आप उस कॉमन संख्या से डिवाइड करके उस संख्या को छोटा भी कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल है, ये आपका 9 के पहाड़े से 2 में डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडेड, क्योंकि 7 1 8 और 1 9, इसका मतलब ये 9 से विभाजित होगा, 5 और 4 9 से विभाजित होगा, यही 9 का विभाजित का नियम होता है। अगर आप इसमें 9 का भाग दोगे तो सर्वप्रथम आपका भाग है वो 1 बार जाएगा और उसके बाद है वो आपके पास शेषफल कितने बच जाएंगे, आपके पास शेषफल 8 बच जाएंगे 81, फिर 19 बार जाएगा और इसके अंदर 9 का भाग दोगे तो आपका भाग है वो 5 बार जाएगा। अब आपने भाग किस संख्या का दिया, आपने जिस संख्या का भाग दिया उसको साइड में लिख लो। आपने जिस संख्या का भाग दिया है दोनों में कॉमन संख्या का, उसको आप भाग देके सीधा भूल मत जाना, उस संख्या को याद रखना या साइड में लिख लेना। अब क्या करोगे, अब आपके पास संख्या बच गई 19 के अंदर भाग देना है 5 का। अगर 19 के अंदर भाग दोगे आप 5 का तो आपके पास है वो शेषफल कितने बचेंगे, आपके पास 4 शेषफल बचेंगे। अब बात बताओ, ये आपका आंसर नहीं होगा कि शेषफल 4 बच गए, 171 के अंदर 45 का भाग दिया तब शेषफल 4 बच गए। ये बात आपका आंसर नहीं होगा। जो शेषफल बचा है उस संख्या को जिस संख्या से आपने भाग किया था उससे क्या कर दोगे, उस संख्या से विभाजित कर दोगे, उस संख्या से गुणा कर दोगे। सॉरी, अगर आपने भाग दिया है और लास्ट में जो आंसर बच रहा है
जिस संख्या का भाग दिया था उससे गुणा कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 36 सेंस। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 36। आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि शेष को ज्ञात करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये भी है कि आप क्या कर सकते हो, किसी संख्या को अगर वह कॉमन नंबर से कट हो रही है तो इसको काट लोगे और जो आंसर आएगा फाइनल आंसर में उस संख्या से वापस क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, तो आपका फाइनल शेषफल है वो बच जाएगा। अब आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अब सोचो कि अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि 56 गुणा 57 गुणा 58, बताओ कि अब आपको समझ आ गया होगा। अब बताऊंगा इनका कितना अच्छा यूज है कि अगर मैंने बोला 56 गुणा 57 गुणा 58 गुणा 64, 56 गुणा 57 गुणा 58 गुणा 64 के अंदर क्या किया जाता है, 59 का भाग दिया जाता है। तो आप मेरे को बताओ इसका शेषफल कितना बचेगा। अब आप सोचो अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती तो आपके लिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हमने तो एक बार ये पढ़ाई की पॉजिटिव में तो कि अगर ऊपर क्या हो, ऊपर बड़ी संख्या हो, सॉरी क्या हो, ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे क्या हो, नीचे बड़ी संख्या हो, ऊपर क्या हो छोटी संख्या हो और नीचे क्या हो बड़ी संख्या हो, तो आपका शेषफल है वो क्या हो जाता है कि आपका शेषफल ऊपर वाली संख्या ही हो जाती है डायरेक्ट। अगर नीचे बड़ी संख्या हो ऊपर छोटी संख्या हो तो आपका शेषफल है वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, छोटी ऊपर वाली संख्या। अगर मैंने बोला कि आप बताओ 5 के अंदर मैं 18 का भाग दूं तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, आपका शेषफल सीधे 5 हो जाएगा। अगर मैंने बोला 7 के अंदर 15 का भाग दो तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा, आपका शेषफल 7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप 56 के अंदर 59 का भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। अब पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम तो यही कहती है ना कि अगर ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, शेषफल हो जाती है। इस प्रकार इस 56 को अगर 59 से विभाजित करे तो आपका शेषफल है वो 56 आना चाहिए, 57 से विभाजित करे तो आपका शेषफल 57 आना चाहिए, 58 से विभाजित करे तो आपका शेषफल 58 आना चाहिए, अगर 59 से विभाजित करे तो आपका शेषफल है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आपका शेषफल क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब बताओ कि पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम का क्या महत्व रहा कि जब कोई कैलकुलेशन सरल हुई नहीं, ये तो वापस 56 को 57 को 58 को और 5 को गुणा करनी पड़ गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन सरल हुई, बाकी उतनी की उतनी कैलकुलेशन रह गई। इसी कारण तो जरूरत पड़ी नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम की। आप इसके जरिए क्या कर सकते हो, इसका आंसर भी एकदम आसान तरीके से निकाल सकते हो। जैसे आप ऐसा नहीं करके क्या करोगे, इसके अंदर आप ऐसा नहीं करके इसके अंदर नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगा दोगे, भाग ज्यादा बार दे दोगे, भाग क्या कर दोगे, ज्यादा बार दे दोगे। अब बात सोचो यहाँ भाग जा ही नहीं रहा है, अगर मैंने इसमें भाग क्या कर दिया, एक बार दे दिया तो आपका शेषफल है वो कितना बच जाएगा, आपका शेषफल -3 बच जाएगा, आपका शेषफल -3 बच जाएगा। अगर मैंने क्या कर दिया 57 के अंदर 59 का भाग दे दिया तो आपका शेषफल है वो -2 बच जाएगा। अगर 58 के अंदर 59 का भाग दे दिया तो आपका शेषफल है वो -1 बच जाएगा। अगर 64 के अंदर 59 का भाग दे दिया तो आपका शेषफल है वो +5 बच जाएगा। और ये बात तो मैंने आपको पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम में भी सिखाई थी कि अगर संख्याओं के बीच में क्या हो, गुणा का चिन्ह हो, तो शेषफल के बीच भी गुणा का चिन्ह हो जाता है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, अब कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम की वजह से। अब ध्यान से सुनो, आपको ये गुणा करनी है, 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6 आएगा और 6 को 5 से गुणा करोगे तो आपका 30 आएगा। अब रहेगी चिन्ह की बात। अगर आप ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि अगर माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो आपका आंसर है वो प्लस आता है। अगर आपको प्लस को प्लस से गुणा किया जाता है तो भी आपका आंसर प्लस आता है, और आपको माइनस को प्लस से गुणा किया जाता है तब आपका आंसर माइनस आता है, और प्लस को माइनस से गुणा किया जाता है तब भी आपका आंसर क्या आता है, माइनस आता है। ये तो 5वीं क्लास की बात है जिसमें आपको साइन कन्वर्जन सिखाया जाता है कि किसी संख्या को अगर माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, और माइनस प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस माइनस को गुणा करते हैं तब माइनस आता है। ये गुणा का है ना कि जोड़ का या घटाव का, ये बात भी याद रखनी है।
समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो कि अगर कोई भी चिन्ह अगर सम बार है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया। बट यहाँ माइनस है वो विषम बार आया है तो आपका फाइनल रिजल्ट है वो हमेशा माइनस में रहेगा। अगर आपका माइनस का चिन्ह क्या हो गया हो, अगर ओड नंबर आ गया हो तो आपका फाइनल रिजल्ट है वो क्या रहेगा, आपका फाइनल रिजल्ट परमानेंट माइनस ही रहेगा। आप देख सकते हो कि अगर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, तो आपका शेषफल कितना आ गया -30। अब आपको ऑप्शन के अंदर माइनस में शेषफल लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको परमानेंट है वो प्लस का शेषफल ही दिखेगा। अगर प्लस का शेषफल दिखेगा तो आप क्या करोगे, जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसको इसमें ऐड कर दो तो आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और इस संख्या को अगर हम क्या करेंगे, गुणसार से विभाजित करेंगे तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है वो 30 आएगा, और सॉरी पॉजिटिव रिमाइंडर है वो आपका 29 आएगा, और नेगेटिव रिमाइंडर है वो आपका 30 आएगा। इस प्रकार इसके दो रिमाइंडर हो जाएंगे 29 और माइनस का 30। माइनस में और प्लस में दोनों में रिमाइंडर बच सकते हैं। आपको बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का क्या महत्व है। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, जैसे 87, 88, 90 एक क्वेश्चन है कि मैंने बोला 87 गुणा 88 गुणा 89 गुणा 90। अगर इसको आप क्या कर दो, इसको आप किसी भी संख्या एक अगर 89 से विभाजित कर दो, राइट। अगर आप किसी भी एक संख्या को क्या कर दो, 89 से विभाजित कर दो तो आप शेषफल क्या बचेंगे। अब ऐसा कर देते हैं, यहाँ 89 नहीं लिख ले, यहाँ 91 लिख देते हैं। अब आप बताओ कि इसका भी आप शेषफल ना कि, अब देखो यहाँ तो 87, 89 ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है, तो ऐसा नहीं करोगे कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे। अगर ऊपर बड़ी संख्या है, सॉरी ऊपर छोटी संख्या है नीचे बड़ी संख्या है, तो आप डायरेक्ट वहां नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम ही का प्रयोग करोगे। अब देखो अगर 87 के अंदर 89 का भाग दोगे तो आपके पास है वो शेषफल -2 आएगा। अगर 88 के अंदर 89 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल -1 आएगा, और 91 के अंदर अगर 89 का भाग दोगे तो आपके पास प्लस का 2 शेषफल आएगा, और 90 के अंदर क्या करोगे, 91 का भाग दोगे तो आपके पास है वो प्लस का 1 शेषफल आएगा। अब अगर संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह था तो शेषफल के बीच में भी गुणा का चिन्ह लगा दो। अब देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 को 2 से गुणा किया 4, तो आपका 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, और आपका 4 है वो शेषफल आ गया। अब देख लेते हैं साइन कैसा रहेगा। माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस, और प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस। यही बात तो मैंने बोली थी कि अगर माइनस यहाँ क्या है, इवन बार आया है, इवन बार आ गया है तो आपका उत्तर है वो प्लस ही रहेगा परमानेंट। अगर माइनस है वो आपका क्या रह गया, ऑड बार रह गया, विषम बार रह गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट है वो माइनस में आएगा। अगर माइनस में आएगा तो आप क्या करोगे, वापस भाजक को संख्या में जोड़ के उसका पॉजिटिव शेषफल ज्ञात कर दोगे। अब सोचो कि इसमें तो फाइनल रिजल्ट भी किसमें आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 शेषफल हो जाएगा। और माइनस का पूछेंगे तो आप 89 में से 4 घटा दोगे तो आपका माइनस का शेषफल हो जाएगा 85। समझ आ गई होगी कि नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का क्या महत्व रहता है नंबर सिस्टम के चैप्टर में, और ये कितने बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आसानी से हल कर सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम से। आगे का कंसेप्ट कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।